हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्योरी ऑफ बायोलॉजी। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, जो कि 10th क्लास में और क्लास 12th में एवोल्यूशन चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसकी स्टोरी को थोड़ा समझते हैं कि किस तरीके से हम सबसे पहले हिस्टोरिकल एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे कि नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी इनिशिएट कैसे हुई थी, और उसके बाद हम इसके कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। So in 1831, this Charles Darwin, he got an opportunity to travel on HMS Beagle, which is a ship on which he sailed around the world. तो बेसिकली इनको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल करने की, और टाइम पीरियड जो था वो था 1831 से 1836, यानी कि इस पूरे टाइम पीरियड में HMS बीगल जो कि एक शिप है, उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स और बहुत सारे आइलैंड को एक्सप्लोर किया था। वहाँ पे इतने सारे फ्लोरा एंड फोना का उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था। बाद में आपके पास HMS बीगल शिप को यहाँ पे सेल कर दिया गया था इस आइलैंड के पास, यानी कि इस शिप को इस आइलैंड के पास लेके आया गया। और इस आइलैंड को हम जानते हैं कि इसको अ लिविंग लेबोरेटरी ऑफ इवोल्यूशन बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले गैलापागोस आइलैंड पे ही डार्विन के माइंड में ये आया था कि किस तरीके से वहाँ पे रहने वाली जो बर्ड्स हैं, जिनको बाद में डार्विन फिंचेस बोला गया था, किस तरीके से उनके बीक में वेरिएशन देखने को मिलती है, जो कि अडेप्टिव रेडिएशन का एक एग्जाम्पल भी हम पढ़ते हैं। तो उसके बाद इनकी जो थिंकिंग थी वो चेंज हुआ कि बेसिकली वो इवोल्यूशनरी चेंजेस की तरफ सोचने लग गए थे ऑब्जर्वेशन करते करते। उसके बाद आफ्टर while he was formulating his fact or observation, he just got or received a brief essay from the Alfred Wallace. Alfred Wallace से उनको एक brief essay receive हुआ। जो Alfred Wallace है वो एक डच ईस्ट इंडीज के एक नेचुरलिस्ट है, जो कि आपके पास ही वॉज एक्चुअली वर्किंग ऑन मलाय आर्कीपेलागो पे काम कर रहे थे। देखा ये गया कि एल्फ्रेड वैलेस और चार्ल्स डार्विन, इन दोनों की जो थिंकिंग थी इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, इट वॉज क्वाइट सेम, यानी कि बिल्कुल सेम सोच रहे थे। इवोल्यूशन से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स है दोनों के बारे में, ये दोनों सेम चीज़ के बारे में सोच रहे थे। तो इसीलिए फाइनली चार्ल्स डार्विन को 1859 में इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन को, अपने कंक्लूजन को एक बुक के फॉर्म में बनाया और उस बुक को पब्लिश कर दिया, जिस बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि गैलापागोस आइलैंड को लिविंग लेबोरेटरी ऑफ इवोल्यूशन बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास एल्फ्रेड वैलेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से एल्फ्रेड वैलेस जिस पे काम कर रहे थे, जिस फील्ड में काम कर रहे थे, और चार्ल्स डार्विन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में काम कर रहे थे, दोनों की थिंकिंग और दोनों के एस्पेक्ट सेम थे। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ प्रिंसिपल्स की। जब भी हम बात करते हैं चार्ल्स डार्विन की थ्योरी, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी की, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 5 फैक्ट्स आते हैं, 5 बेसिक प्रिंसिपल्स आते हैं और 3 इन्फ्रेंसेस आते हैं, यानी कि हमें इस थ्योरी से क्या देखने को मिलता है। तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन ऑल दीज प्रिंसिपल्स। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज द ओवर production. Okay, so all the living organism, they possess an enormous ability to reproduce. So basically हर एक organism में की ability होती है अपने आप को multiply करने की, और उसी multiplication से किसी भी species के जो organism है, जो individual है, वो अपने number को बढ़ाते हैं, यानी कि increase करते हैं। तो this is the first point. एक और चीज़ यहाँ पे मैं एक differential reproduction के बारे में ज़रूर बताऊँगी। कुछ ऐसे organisms होते हैं जो कि अपनी लाइफ स्पेन में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स कम प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि पेरेंटल केयरिंग करनी होती है वहाँ पे। इसको, जिसमें नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कम प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज अ लिमिटेड फूड एंड स्पेस, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे हम फूड की बात करें, चाहे हम शेल्टर की बात करें, ये सारी की सारी चीज़ें लिमिटेड हैं। तो अगर ऑर्गेनिज्म अपने नंबर को मल्टीप्लाई करेगा, तो नेक्स्ट सिचुएशन क्या आने वाली है, वो रिसोर्सेज जो यूज़ करने वाला है वो कैसे होने वाले हैं, वो लिमिटेड होने वाले, यानी कि वो कभी भी एक उसका जो ग्राफ होगा ग्रोथ का, कभी भी एक्सपोनेंशियल नहीं हो सकता। हमेशा वहाँ पे एक ग्रोथ जो स्टॉप फेज है वो आ जाएगा। उसके बाद है आपके पास स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। यस, सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रगल इन द एनवायरमेंट। द फर्स्ट वन इज द इंट्रास्पेसिफिक स्ट्रगल। इंट्रास्पेसिफिक स्ट्रगल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी स्पीशीज ए है
और उस स्पीशीज ए के बहुत सारे इंडिविजुअल हैं, राइट। तो इंट्रास्पेसिफिक का मतलब होता है किसी एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल के बीच में जो स्ट्रगल हो रहा है। यानी कि अगर आप देख सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स के बीच में जो स्ट्रगल हो रहा है, चाहे वो किसी जॉब के लिए हो, चाहे किसी खाने के लिए हो, तो वो आपके पास इंट्रास्पेसिफिक, आपके पास इंट्रास्पेसिफिक स्ट्रगल हो जाएगा या फिर कंपटीशन हो जाएगा। उसके बाद है आपके पास इंटरस्पेसिफिक। अगर आपके पास स्पीशीज ए ही नहीं बल्कि मान लीजिए आपके पास स्पीशीज बी भी है, ये स्पीशीज बी के इंडिविजुअल है, दो डिफरेंट स्पीशीज के इंडिविजुअल के बीच में जो कंपटीशन रहने वाला है, इट इज इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। थर्ड है आपके पास एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल का मतलब होता है एनवायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच में, चाहे वो टेम्परेचर की वजह से है, चाहे वो अर्थक्वेक की वजह से है, चाहे वो हीट की वजह से है, जो भी एनवायरमेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म को बेसिकली उसके अगेंस्ट में कोई भी ऐसा फैक्टर लेके आएगा जो कि उसके सर्वाइवल में प्रॉब्लम आने वाली है, तो उसी को हम बोलते हैं एनवायरमेंटल आपके पास कंपटीशन या स्ट्रगल। उसके बाद हम बात करते हैं वेरिएशन की, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिज्म इन सारे कंपटीशन या सारे स्ट्रगल को झेलने के बाद सरवाइव करेगा और उन्हीं अडेप्टेड कैरेक्टर्स को नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट करेगा, तो जो भी वेरिएशन होती है, जो भी चेंजेस होते हैं ऑर्गेनिज्म में, वो कैसे होते हैं, वो ग्रेजुअल होते हैं और कॉन्टिन्यूअस होते हैं, और यही वेरिएशन जो होती है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होती रहती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म उस एनवायरनमेंट में रहते रहते अपनी बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस करेगा, और वो चेंजेस अगर नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होगी, विच इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, विच इज ग्रेजुअल प्रोसेस, दिस इज एक्चुअली कम अंडर द वेरिएशन। नेक्स्ट इज द नेचुरल सिलेक्शन, जिसको हम थ्योरी ऑफ फिटेस्ट, सिलेक्शन ऑफ द फिटेस्ट वन भी बोलते हैं, यानी कि जो कि हर्बर्ट स्पेंसर का एक कोट है, राइट। तो यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है ऐसे चेंजेस जो कि किसी ऑर्गेनिज्म में उसको फेवरेबल कंडीशन में, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई एनवायरमेंटल कंडीशन है, उस एनवायरमेंटल कंडीशन में कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को कितना अडेप्ट करा पा रहा है, कितना सर्वाइव करा पा रहा है, वो ऑर्गेनिज्म उस जगह के लिए फिट है। लेकिन अगर कोई कंडीशन उसको अनफेवरेबल लग रही है, उसमें वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब दैट कंडीशन इज अनफिटेड फॉर दैट इंडिविजुअल। तो यहाँ पे हम नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन। ऐसी वेरिएशन जो कि किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए, उसको उस जगह पे रहने के लिए यूजफुल है, सिर्फ वही वेरिएशन इनहेरिट होती है। जो यूजफुल वेरिएशन नहीं होती वो इनहेरिट नहीं होती, ये हम बात करते हैं इस पॉइंट में। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। ओवर द पीरियड ऑफ जनरेशन, जब सारी के सारी वेरिएशन कलेक्ट हो जाती है, यानी कि एक्यूमुलेट होने के बाद ऐसा भी होगा कि कुछ साल के बाद एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाए। सो these are the points that we discussed in the natural selection theory of Charles Darwin. I hope all the points are clear to you. If you like this video, then please share with your friends and subscribe this channel. Thank you so much.